अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आज से पहले आपने किसी ऐसी सर्जरी के बारे में सुना था जो किसी जीते जागते इंसान की खोपड़ी में सुराख करके या उसकी आँख के जरिए दिमाग में कीलनुमा आला डालकर की जाए? जरा सोचें कितना हॉरिबल सीन होता होगा जब किसी मरीज को होशो हवास में रख कर उसके दिमाग में सुराख किया जाता होगा। तो हमारा आज का ये टॉपिक उसी खौफनाक सर्जरी के बारे में है जिसे दुनिया लोबोटोमी के नाम से जानती है। I present to you the lobotomy. Lobotomy gets them home. Here the skull is thin enough to transmit light, and it can usually be perforated easily with a sharp end. Would slide the ice pick right up on the inside of the eye. दोस्तों, अभी आपने ये जो विजुअल्स देखे ये किसी पुरानी फिल्म या ड्रामे के नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में की जाने वाली एक सर्जरी के हैं। हाँ, अलबत्ता अब कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर अब इस सर्जरी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन आखिर सोचने की बात यह है कि इतनी खौफनाक और दर्दनाक सर्जरी की जरूरत हमारी दुनिया में पेश ही क्यों आई और ये अपने जमाने में कितनी कामयाब रही। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा ऐसा तरीका इलाज दरियाफ्त हुआ जो इस खतरनाक सर्जरी की रिप्लेसमेंट बना और मुतल्लिका मरीज की इस खतरनाक तरीका इलाज से जान ही छूट गई। इन सब बातों को समझने के लिए हमें सर्जरी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री का इल्म तो होना जरूरी है। दोस्तों, सर्जरी की तारीख उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान खुद। कहा जाता है कि किसी ने भी जख्म के साथ छेड़छाड़ की तो समझो उसने सर्जरी की। बस फर्क इतना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसके तरीके कार में तब्दीली आती गई। जैसे कुछ पुरानी तहजीबों की बात की जाए तो इनमें सर्जरी के नाम पर डॉक्टर्स जहालत की इंतहा तक पहुँच गए थे। यहाँ तक कि कुरूने वस्ता में तो यूनिवर्सिटीज में सर्जरी की प्रैक्टिस ही नहीं करवाई जाती थी, बल्कि जब जरूरत पड़ती तो हजामों को बुला लिया जाता जो अपने अंदाज में इंसानी जिस्म की चीर फाड़ करते। और फिर 18वीं सदी में छोटे छोटे जख्म, मसलन जख्म को काट कर उसे साफ करना या मसाने की पतरी वगैरह निकाल देने से सर्जरी का आगाज शुरू हुआ। ये वो जमाना था जब मरीज को बेहोश करने के लिए अफयून या फिर बहुत सारी शराब पिलाकर उसे बांध दिया जाता और फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसानों में बाकी मसाइल के साथ साथ नफ्सियाती मसाइल भी शिद्दत इख्तियार करने लगे, जिनके खात्मे के लिए कोई हल या तरीका इलाज तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया और इसीलिए लोबोटोमी या लियोपोटोमी की इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई, यानी एक ऐसी सर्जरी जो आमतौर पर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल की जाती। सन 1880 के आखिर में पहली बार ये बात सामने आई कि ये सर्जरी मरीजों को किस हद तक रिलैक्स कर सकती है, जब एक स्विस डॉक्टर गोटलिब ब्रेकहार्ट ने 6 मरीजों की सर्जरी की। लेकिन ये सर्जरी उसने उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाब करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उनके जज्बातों को कंट्रोल करने के लिए की थी, जिसमें पेशेंट के ब्रेन कॉर्टेक्स के उन हिस्सों को रिमूव कर दिया गया जो कि मेंटल इलनेस का बाइस बनते थे। लेकिन इन 6 मरीजों में से एक तो अपने ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद ही मर गया, जबकि दूसरे शख्स ने भी थोड़े अरसे में ही खुदकुशी कर ली। ऐसा जरूरी नहीं कि सुसाइड की वजह ऑपरेशन ही हो सकता है कि कोई और वजह रही हो। मैंने तो बस इसे फैक्ट समझकर आपके सामने रख दिया। खैर, इसके अलावा बाकी के 4 मरीजों ने अपने आप को रिकवर कर लिया। इसी तरह 1935 में एक पुर्तगाली न्यूरो फिजिशियन एगाज मोनिज ने भी कुछ ऐसा ही तजर्बा किया। हालांकि मोनिज खुद गाउट जैसे मर्ज का शिकार थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें जोड़ों में शदीद सूजिश हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अपनी इस बीमारी के सबब वो खुद तो ऑपरेशन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपनी एक साथी सर्जन पेड्रो अल्मीडा लीमा की मदद ली। मोनिज का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि इसने एक आला बनाया जिसे इसने खास तौर पर लियोपोटोमी का नाम दिया, जो लोबोटोमी की एक ऐसी किस्म है जिसमें साइको सर्जरी की जाती है जो दिमागी बीमारियों मसलन डिप्रेशन वगैरह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मुनीज और लीमा ने 1937 तक लगभग 40 ऑपरेशन किए जिनके नताइज मिले जुले थे, यानी कुछ मरीजों की हालत में तो बेहतरी देखने में नजर आई और कुछ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे दोस्तों, इस सर्जरी को परफॉर्म करना किसी डरावने ख्वाब से कम ना था, क्योंकि इसके बुनियादी तरीके में मरीज के सर में चारों तरफ सुराख करके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इंजेक्शन के जरिए अल्कोहल डाली जाती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस वक्त ऑपरेशन का ये तरीका बहुत कामयाब समझा जाता था, क्योंकि मरीज जो कि ऑपरेशन से पहले शदीद एंजाइटी का शिकार था काफी हद तक पुरसुकून हो जाता था। और इधर दूसरी तरफ इसी साल 14 सितंबर को यूएस में भी फ्री मैन और वाइट्स ने
एक 63 साल खातून पर अपनी प्री फ्रंटल लोबोटोमी आजमाई, जो कि इंसोमेनिया और डिप्रेशन की शिकार थी। ऑपरेशन के बाद जब मरीज से बातचीत की गई तो उसने बताया कि वो बहुत खुश है, लेकिन चंद दिनों बाद ही उसे शदीद किस्म के दौरे पड़ने लगे। और इसमें हैरत की बात क्या थी पता है कि फ्रीमैन ने इसे अपनी कामयाबी बताया था। इसके अलावा एक और काबिले जिक्र केस अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बहन रोज मेरी का भी है, जिसे अपने स्कूल के जमाने से ही गुस्से के शदीद दौरे पड़ते थे, जो बढ़ते बढ़ते इतने शदीद हो गए कि उसने रोज ही लोगों से लड़ना झगड़ना और उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। इन सारे वाकयात के चलते और खानदान में अपने आप को बदनाम होने से बचाने के लिए उसके फादर ने 23 साल की उम्र में उसके लिए लोबोटोमी का एहतमाम करवाया। लेकिन अफसोस कि ऑपरेशन के बाद उसकी बीमारी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इसी वजह से उसने अपनी बाकी की जिंदगी एक इदारे में गुजारी। 1967 वो साल था जब वाइट्स ने फ्रीमैन से अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि उनका लास्ट ऑपरेशन जो दोनों ने इकट्ठे किया था उसका मरीज ब्रेन हेमरेज की वजह से मारा गया था। अकेला हो जाने के बाद फ्रीमैन ने सर्जरी के तरीके कार में थोड़ी रद्दोबदल की और इसे ट्रांसपोर्टेबल लोबोटोमी का नाम दे दिया, जिसमें आई सॉकेट के पिछले हिस्से में एक कीलनुमा आले से बारीक हड्डी को क्रॉस करके फ्रंटल लॉब तक पहुंचने की कोशिश की जाती। इस तरीके कार में खोपड़ी में सुराख करने की बजाय फ्रीमैन ने एक हथौड़े का इस्तेमाल किया ताकि आई सॉकेट के जरिए दिमाग में आइस पिक भेजी जा सके, और जैसे ही आइस पिक अंदर जाती उसे इधर उधर घुमाया जाता और फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को थैलेमस से जोड़ने वाली रग को काट दिया जाता। लोगों के नजदीक ये तरीका इसलिए भी ज्यादा पसंद किया जाने लगा क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगता था, जबकि दूसरे ऑपरेशन में 1 से भी ज्यादा घंटे का वक्त लग जाता। अपनी इस पहली कामयाब सर्जरी के बाद फ्रीमैन ने पूरे मुल्क के दौरे शुरू कर दिए और इसे फरोग देने के लिए बाकायदा मीडिया का भी सहारा लिया गया। अगरचे इब्तिदा में लोबोटोमीज का इस्तेमाल सिर्फ शदीद केसों में ही किया जाता था, लेकिन फ्रीमैन ने हर स्टेज के मरीजों पर इसका इतलाक शुरू कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक 1949 से 1952 के दरमियान तकरीबन 50,000 लोगों पर, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, लोबोटोमी का इस्तेमाल किया गया, जबकि खुद फ्रीमैन ने इनमें से 19 बच्चों समेत 3500 अफराद की सर्जरी की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी खतरनाक और तकलीफदेह होने के बाद भी ये सर्जरी इतनी मकबूल क्यों थी? तो इसका जवाब सिंपल है कि 1950 के दरमियान तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि किसी किस्म की एंटी साइकोटिक दवाइयात बनाई जाए, जबकि जहनी मरीजों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। लेकिन चूंकि ये एक खौफनाक तरीका इलाज था, इसीलिए एंटी साइकोटिक अदवाइयात की इजाद होते ही मरीजों को सर्जरी की बजाय इन अदवाइयात पर लगा दिया गया और साथ साथ साइकोथेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब पूरी दुनिया के अंदर लोबोटोमी की बजाय इन दोनों तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपने कभी ऐसी वर्स्ट और डेंजर सर्जरी के बारे में सुना था, या आपके इल्म में इस जैसी कोई और बीमारी या अजीब तरीका इलाज हो तो हमें जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करने में दिलचस्पी है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बढ़कर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।